दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मीट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बारे में इनडायरेक्ट मेथड से। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने इसका फॉर्मेट देखा था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जब इनडायरेक्ट मेथड से निकाली जाती है तो उसका फॉर्मेट क्या होता है और हर एक चीज़ हमने जानी थी। तो दोस्तों एक तो आज हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे और दोस्तों हमने जब फॉर्मेट बनाया था तो सबसे पहला आइटम जो लिखा था हमने वो लिखा था दोस्तों नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दोस्तों ये हमने लिखा था। इसको भी दोस्तों थोड़ा हमें समझना है और दोस्तों इसको थोड़ा समझ के फिर हम प्रैक्टिकल सवाल चालू करेंगे। तो आइए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों बेसिकली जो कंपनी का नेट प्रॉफिट होता है ना वो बटा हुआ होता है, कई हिस्सों में वो बटा हुआ होता है। लेकिन दोस्तों जब हम कैश फ्लो बनाते हैं तो उसमें जो हम सबसे पहले लिखते हैं ना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, वहाँ तो दोस्तों हमें तो भैया शुद्ध प्रॉफिट चाहिए। आपने मिलावट वाला काम कर रखा है तो वो नहीं चलेगा। हमें भैया शुद्ध प्रॉफिट चाहिए, जो शुद्ध प्रॉफिट हुआ है। आपने रिजर्व बनाया ये बनाया मुझे मतलब नहीं है, मुझे तो वो अमाउंट चाहिए जो कि शुद्ध है, जो कि प्रॉफिट हुआ था एक्चुअल में। अब आपने वो रिजर्व बना रखे हैं, प्रोविज़न बना रखे हैं और उसको घटा के दिखा रखा है तो वो मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है? नेट प्रॉफिट, शुद्ध प्रॉफिट से दोस्तों। तो दोस्तों ये चीज़ें हैं ना एडजस्ट करनी होती है शुरू करने से पहले, क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमें। जैसे दोस्तों आपका जो नेट प्रॉफिट होता है उसमें दोस्तों आप हर साल रिजर्व के रूप में कुछ रख सकते हैं अमाउंट में से, उस अमाउंट में से रखते हैं कि नहीं दोस्तों? नॉर्मली हर कंपनी रखती है रिजर्व कि भैया भविष्य में होने वाले खर्चों का हम एक रिजर्व बना लेते हैं कि भविष्य में कोई खर्चा होगा तो इस रिजर्व में से हम कर लेंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा हिस्सा तो जैसे हमने रिजर्व में बांट दिया, तो रिजर्व में बांटने से फ़र्क क्या पड़ा दोस्तों? फ़र्क ये पड़ा कि नेट प्रॉफिट हमारा कम हो गया, तो रिजर्व वापस जोड़ देंगे हम। जब भी हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे तो रिजर्व हम सबसे पहले वापस जोड़ देंगे। इसके अलावा और कुछ भी कर सकते हैं, जैसे दोस्तों प्रोविज़न, आपने नाम सुना होगा प्रोविज़न फॉर टैक्स बना सकते हैं हम। प्रोविज़न फॉर टैक्स क्यों बनाया जाता है दोस्तों? अगले साल जो हमें टैक्स पे करना है उसका आज ही हम प्रोविज़न बना लेते हैं, आज ही भैया प्रॉफिट निकाल के रख देते हैं कि भैया हम इसमें से टैक्स देंगे अगले साल का। तो दोस्तों वो प्रोविज़न बना देते हैं हम उस नेट प्रॉफिट में से, तो वहाँ पर बढ़ जाता है एक। तो इससे भी दोस्तों क्या फ़र्क पड़ा? इससे भी हमारा प्रॉफिट कम शो हो रखा है, तो ये भी हम वापस जोड़ देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए। इसके अलावा दोस्तों प्रोपोज डिविडेंड, जो कंपनी के शेयर होल्डर को डिविडेंड देना होता है उसके लिए दोस्तों हम हिस्सा निकाल के रख देते हैं कि हाँ भाई अगले साल आने वाले टाइम में हम हमारी कंपनी के शेयर होल्डर को ये इतना इतना डिविडेंड देंगे। तो उसके लिए दोस्तों हम प्रॉफिट में से एक अमाउंट निकाल लेते हैं। लेकिन दोस्तों क्योंकि नेट प्रॉफिट हमें अगले साल देना है, हमें भाई अगले साल ही तो देना है नेट प्रॉफिट, उसी का तो हमने पैसा निकाला है, तो उससे आज का तो नेट प्रॉफिट कम हो गया ना करंट का, तो वो ये भी दोस्तों हम वापस जोड़ देंगे। इसके अलावा दोस्तों डिविडेंड का ही एक पार्ट, जैसे इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड का दोस्तों मतलब होता है जो हम वर्ष के दौरान कभी भी दे देते हैं ना। जैसे दोस्तों किसी कंपनी के पास अच्छे प्रॉफिट हो जाते हैं तो वो क्या करती है वर्ष के दौरान ही अपने शेयर होल्डर को एक डिविडेंड दे देती है, जिसे क्या कहा जाता है? इंटरिम डिविडेंड। तो यदि दोस्तों इंटरिम डिविडेंड वर्ष के दौरान दिया है तो इससे भी नेट प्रॉफिट कम हुआ, नेट प्रॉफिट में से ही तो दिया ना हमने, तो इससे भी एक तो नेट प्रॉफिट कम हो रखा है, तो इसको भी दोस्तों हम उसमें जोड़ देंगे। और दोस्तों यदि इसके अलावा कोई सरप्लस है तो सरप्लस भी काय में से आएगा। सरप्लस भी दोस्तों बनता है जो प्रॉफिट का ऐसा हिस्सा होता है कि हमने सारी चीज़ें बांट दी, उसके बाद भी यदि कुछ प्रॉफिट का हिस्सा बच जाता है तो वो हम सरप्लस बोलते हैं उसे। तो सरप्लस भी प्रॉफिट का ही एक हिस्सा है। तो यदि दोस्तों सरप्लस में चेंज आया है पिछले वर्ष के दौरान तो दोस्तों वो चेंज है ना हम दोस्तों वापस ऐड कर देंगे, क्योंकि सरप्लस हमने नेट प्रॉफिट में से निकाला होगा, इसलिए दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हमने नाम सुना होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो यदि दोस्तों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कुछ भी हो सकता है दोस्तों, जैसे दोस्तों आपको आग से हानि हो गई, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, भूकंप आ गया, बाढ़ से कोई हानि हो गई, उससे आपको कोई लॉस हो गया, तो लॉस हो गया यदि आपने दोस्तों वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जैसे लिख लिया, तो दोस्तों एक तो इससे आपका प्रॉफिट कम हो रखा है और दोस्तों ये एक एबनॉर्मल लॉस होता है जो सामान्य रूप से नहीं होता है, और दोस्तों ये अमाउंट में भी नॉर्मली बड़ा ही होता है। तो इससे क्या होता है आपका नेट प्रॉफिट कम शो हो रखा होगा, एक्चुअल में तो अच्छा हुआ है, लेकिन दोस्तों ये क्योंकि एबनॉर्मल है इसलिए दोस्तों, तो अगर ऐसा कोई है हमने कोई लॉस घटाया तो वो भी हम दोस्तों इसमें वापस जोड़ देंगे। और दोस्तों सेम इसी का उल्टा, यदि दोस्तों इसी चीज़ से आपको कोई प्रॉफिट हो जाए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ से कोई प्रॉफिट हो जाए,
मान लो आपको कोई इंश्योरेंस का कोई पैसा मिला हो, क्लेम मिला हो, बड़ा अमाउंट हो, पैसा मिला है आपको, तो ये भी दोस्तों नॉर्मली नहीं होता। तो इससे आपको कोई इनकम हुई होगी तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दी होगी, हाँ साहब ये हमारी इनकम है। तो ये भी दोस्तों इनकम आपने ऐड कर रखी, तो वो यहाँ पर हम लेस कर देंगे। और दोस्तों इसके अलावा यदि कोई इनकम टैक्स रिफंड मिला है तो वो रिफंड दोस्तों हमने क्या किया होगा, एक इनकम मानकर दोस्तों क्रेडिट कर दिया होगा उसको। तो दोस्तों ये यहाँ पर लेस किया जाएगा। अब दोस्तों इसका क्या करना है, एक बात बताओ, जो इनकम टैक्स रिफंड है वो किस पर मिलता है हमें, जो हम इनकम टैक्स यदि ज़्यादा पे कर देते हैं। अब दोस्तों हम प्रोविज़न बनाते हैं, ठीक है, हमने एक प्रोविज़न बनाया, हाँ भाई इतना टैक्स हम पे कर देंगे, उसके लिए हम प्रोविज़न बना लिए, हमने दोस्तों टैक्स भी पे कर दिया। लेकिन दोस्तों आगे चलकर हमें पता चलता है कि हमारी एक्चुअल इनकम कम थी और हमने ज़्यादा टैक्स पे कर दिया, तो वहाँ से हमें इनकम टैक्स का रिफ़ंड मिल जाता है, वहाँ से हमें इनकम टैक्स का रिफ़ंड मिल जाता है। तो यदि, तो एक बात बताओ, ये जो रिफ़ंड है ये इस साल का थोड़ी है, ये तो यार पिछले सालों से संबंधित है, क्योंकि हमने पिछले साल ही प्रोविज़न बनाया था और वो टैक्स पे किया होगा, तो उस पर हमें रिफ़ंड मिला है। तो दोस्तों ये जो है इस साल की हमारी कोई इनकम नहीं है, तो इसको दोस्तों हम घटा देंगे। इससे क्या प्रॉफिट हमारे बढ़ रखे हैं, जबकि एक्चुअल में दोस्तों ये इस साल का है ही नहीं रिफ़ंड, ये पिछले साल का है। तो दोस्तों इसको हम घटा देंगे। उसके बाद दोस्तों आएगा, वो कहलाएगा एक्चुअल में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। दोस्तों यही मतलब है कि जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है वो एक्चुअल में बटा हुआ रहता है इधर उधर, क्या प्रोविज़न बना दिया, ये जो इधर उधर जो मैंने बताया आपको, तो ये चीज़ें हमने ऐड कर रखी होती है, कुछ चीज़ें हमने लेस कर रखी होती है, तो इसको एडजस्ट करना होता है। और उसके बाद दोस्तों सवाल की शुरुआत करनी होती है हमें, मतलब जो भी मिलावट है दोस्तों, हमें उस मिलावट को दूर करना होता है और शुद्ध लाभ से हमें शुरुआत करनी होती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों सवाल देख लेते हैं कुछ। तो दोस्तों हमारा सवाल है, निम्नलिखित लाभ व हानि खाता यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यमुना लिमिटेड का है। दोस्तों हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 10 लाख रुपए के हैं। एक्सपेंसेस दोस्तों हमें दिए गए हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 50,000, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 5 लाख। इसके अलावा दोस्तों हमें अदर एक्सपेंसेस दिए गए हैं 3 लाख के, और दोस्तों टोटल एक्सपेंसेस हमें दिए गए हैं 8,50,000 के। दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें दिया गया है 1,50,000 का। इसके अलावा दोस्तों हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है कि दोस्तों वर्ष के दौरान ट्रेड रिसीवेबल्स 30,000 रुपये से डिक्रीज हो गए। इसके अलावा दोस्तों प्रीपेड एक्सपेंसेज 5,000 रुपये बढ़े हैं साल के दौरान, और दोस्तों ट्रेड पेबल भी बढ़े हैं पिछले साल के दौरान 15,000 रुपये। इसके अलावा दोस्तों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज जो पे करने थे हमें, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज वो 3,000 रुपये बढ़े हैं पिछले वर्ष के दौरान। और दोस्तों अदर एक्सपेंसेज में 25,000 रुपये डेप्रीशिएशन के शामिल हैं। हमें दोस्तों नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस निकालना है 31 मार्च 2017 के लिए इनडायरेक्ट मेथड से। तो आइए दोस्तों अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, सबसे पहले क्या लिखा जाता है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट मेथड है इसलिए हम दोस्तों नेट प्रॉफिट को एडजस्ट करके कैश फ्लो निकालते हैं, नेट प्रॉफिट को एडजस्ट करके। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट दोस्तों सबसे पहले लिखा जाए किस नाम से, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये दोस्तों हमें कितना दिया गया है, ये दोस्तों हमें दिया गया है 1,50,000 रुपये का। इसके बाद दोस्तों क्या लिखना होता है, मैंने आपको बताया था। इसके बाद हमें देखना नेट प्रॉफिट लिखते हैं हम सबसे पहले, उसके बाद हमें देखना है कि यहाँ पर इसमें कोई नॉन कैश आइटम जुड़ा हुआ है क्या। तो दोस्तों यहाँ पर हमें अदर इन्फॉर्मेशन में कहा गया है कि अदर एक्सपेंसेज है ना, उसमें 25,000 रुपये का डेप्रीशिएशन शामिल है, 25,000 रुपये का डेप्रीशिएशन शामिल है। तो दोस्तों ये क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये एक्सपेंसेज होता है और हमने नेट प्रॉफिट निकालते समय ये लेस किया होगा, लेकिन दोस्तों हमने कैश में पे नहीं किया है ये, हालांकि दोस्तों हमारा खर्चा था लेकिन हमने कैश में तो नहीं चुका है ना, तो इसलिए दोस्तों ये जोड़ दिया जाता है। तो इसमें हम दोस्तों डेप्रीशिएशन जोड़ देंगे 25,000 रुपये, तो ये हमारा दोस्तों हो जाएगा 1,75,000 रुपये। इसके अलावा दोस्तों हमें कुछ भी नहीं बताया गया, मतलब नॉन कैश कोई इनकम है नहीं, अदर एक्टिविटी की कोई इनकम है नहीं, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग की कोई एक्टिविटी है नहीं यहाँ पर। तो दोस्तों ये जो हमारा 1,75,000 रुपये आया है वो दोस्तों क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हमें क्या देखना है, अब दोस्तों हमें करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ देखनी है। अब दोस्तों इसमें आप सबसे पहले कुछ भी लिख सकते हो, मतलब इंक्रीज इन करंट असेट्स या फिर डिक्रीज इन करंट असेट्स या फिर इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ या फिर डिक्रीज इन करंट
लाइबिलिटीज़। आपकी इच्छा है दोस्तों, वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। हमें दोस्तों डिटेल दी गई है कि ट्रेड रिसीवेबल जो है 30,000 रुपये वर्ष के दौरान कम हुए हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल दोस्तों क्या है? ट्रेड रिसीवेबल हमारी करंट असेट्स है, हमारी संपत्तियाँ। ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं? जैसे बिल्स रिसीवेबल होते हैं, उसी के दोस्तों ये भी होते हैं। तो दोस्तों हम पैसा मांगते हैं इनसे, तो ये जो है ना पिछले वर्ष के दौरान 30,000 रुपये से कम हो गए, मतलब करंट असेट्स डिक्रीज हो गई। इसका क्या मतलब है दोस्तों? 30,000 से कम होने का क्या मतलब है? मतलब है दोस्तों 30,000 कम हो गए, मतलब हमारे पास पैसा आ गया। पहले हम मान लो 50,000 मांगते थे, आज हम 20,000 30,000 कम मांगते हैं। तो 50,000 में 30,000 उन्होंने चुका दिए, तो हम आज 20,000 ही मांगते हैं। कहने का मतलब ये है। तो इसका मतलब है 30,000 रुपये कम हो गए, तो उन्होंने पैसा चुका दिया। तो यानी व्यापार में कैश आया, तो ये ऐड किया जाएगा किस नाम से दोस्तों? हम लिखेंगे दोस्तों ऐड डिक्रीज इन करंट असेट्स, डिक्रीज इन करंट असेट्स। और दोस्तों उसमें नीचे हम लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स, और दोस्तों उसमें अमाउंट क्या लिखेंगे हम? 30,000 रुपये। अब आइए दोस्तों और भी कोई असेट देख लेते हैं हम, करंट असेट जो कि डिक्रीज हुई हो। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी इसमें नहीं दिया गया है। आगे दोस्तों हम देखते हैं आगे हमें क्या दिया गया है। आगे दोस्तों हमें दिया गया है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हैं वो इंक्रीज हुए थे 5,000 रुपये से पिछले साल। प्रीपेड एक्सपेंसेज मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेज क्या होती है दोस्तों? हमारी संपत्ति होती है, ठीक है। तो ये 5,000 रुपये से इंक्रीज हुई, मतलब इसका क्या मतलब है? पिछले वर्ष के दौरान हमने कहीं ना कहीं 5,000 रुपये चुकाए हैं वर्ष के दौरान। भाई बढ़े हैं, जब प्रीपेड एक्सपेंसेज बढ़े हैं हमारे, तो इसका मतलब है हमने चुकाए हैं, कैश में चुकाए हैं। तो दोस्तों ये क्या होगा? लेस होगा। तो दोस्तों हम लिखेंगे इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेज, उसके सामने लिखेंगे दोस्तों 5,000 ब्रैकेट में, क्योंकि दोस्तों हमने ये लेस किया है ना, इसलिए। इसके बाद दोस्तों कोई हमारी करंट असेट ऐसी है नहीं जो बढ़ी हो। अब दोस्तों आगे में दिया गया कि ट्रेड पेबल जो हैं वो दोस्तों पिछले वर्ष के दौरान 15,000 रुपये से इंक्रीज हुए थे। इसका क्या मतलब है? ट्रेड पेबल हमारे 15,000 रुपये से बढ़ गए। ट्रेड पेबल दोस्तों आप मान सकते हो कि परचेज का पैसा है। मतलब मान लो दोस्तों पहले ये 1 लाख थे, अब हो गए दोस्तों 1,15,000। मतलब दोस्तों अब 1,15,000 रुपये ज़्यादा मांगते हैं हमसे लोग, तो बढ़ गए, मतलब हमने पैसे नहीं चुकाए। कहने का मतलब यही है ना, बढ़ कभी गए क्योंकि हमने कैश में पैसा नहीं चुकाया है। वो ये उधार परचेज को इंडिकेट कर रहा है। तो दोस्तों ये हम लेस करेंगे, ये हम लेस करेंगे क्योंकि हमने कैश में नहीं चुकाए हैं। तो दोस्तों हम लिखेंगे लेस इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 15,000 रुपये। दोस्तों बाकी आप इनको हेडिंग देकर भी लिख सकते हो। जैसे हम इसको क्या लिख सकते हैं कि इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़, ये भी आप लिख सकते हैं, या फिर दोस्तों आप नाम से लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे हमें दिया गया है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज पिछले वर्ष के दौरान 3,000 रुपये से बढ़े। अब दोस्तों इसमें भी वही कहानी है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज पिछले वर्ष के दौरान 3,000 बढ़ गए, मतलब बकाया एक्सपेंसेज जो हमने पे नहीं किए अभी तक, ड्यू तो हो गए, पे नहीं किए। तो इसको बढ़ने का क्या मतलब है दोस्तों? इसका बढ़ने का सीधा सा मतलब ये है कि हमने पैसा नहीं चुकाया है। अब दोस्तों पैसा नहीं चुकाया है, लेकिन हमने एक्सपेंसेज मानकर इसको चार्ज तो कर लिया, तो ये नेट प्रॉफिट में ऐड है, लेकिन कैश से इसका रिलेशन नहीं है। तो दोस्तों हम इसको वापस से ऐड कर देंगे। तो 3,000 रुपये ऐड किए जाएंगे किस नाम से? इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज 3,000 रुपये से। अब दोस्तों टोटल कर लेते हैं और बाकी हमारी इन्फॉर्मेशन भी पूरी हुई। तो दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस थी हमारे 1,75,000 रुपये के। इसके बाद दोस्तों हमने क्या जोड़ा? हमने जोड़ा दोस्तों 30,000 रुपये, किसका? ट्रेड रिसीवेबल का। तो 1,75,000 में 30,000 जोड़ेंगे तो ये आएगा दोस्तों 2,05,000 रुपये। फिर दोस्तों हमने प्रीपेड एक्सपेंसेज जो थे वो लेस किए थे 5,000 रुपये के, मतलब दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ? 2 लाख रुपये। इसके बाद दोस्तों हमने ट्रेड पेबल जोड़े थे 15,000 रुपये के, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज हमने जोड़े थे 3,000 रुपये के, यानी 18,000 हमने और जोड़े। तो 2 लाख में हम 18,000 जोड़ेंगे तो ये दोस्तों टोटल आएगा 2,18,000 रुपये। ये दोस्तों नेट कैश फ्लो है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। हमें दोस्तों टैक्स दिया नहीं गया। यदि दोस्तों यहाँ पर हमें टैक्स दिया हुआ होता तो हम टैक्स लेस कर देते, और फिर दोस्तों हम क्या लिखते हैं? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब दोस्तों यहीं हम लिख देते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 2,18,000 रुपये। अब आइए दोस्तों एक और सवाल ले लेते हैं। तो हमारा दोस्तों सवाल है कैलकुलेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों इसमें हमें दिया गया है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2017। हमें दोस्तों दिए गए हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें दिया गया 50,000 का, अदर इनकम हमें दोस्तों दी गई है 5,000 की, और टोटल रेवेन्यू हमें दिया गया है 55,000 का।
एक्सपेंसेस दोस्तों हमें दिए गए हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 15,000 रुपये, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 10,000 रुपये, डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ये दोस्तों है 7,000 रुपये का, और दोस्तों अदर एक्सपेंसेज हमें दिए गए हैं 21,000 के। इस प्रकार से दोस्तों टोटल जो एक्सपेंसेज हैं वो है 53,000 के और टोटल रेवेन्यू 55,000 की, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें दिया गया है 2,000 रुपये का। वर्किंग नोट्स में हमें दोस्तों दिया गया है अदर इनकम में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 2,000 रुपये, इनकम टैक्स रिफंड 3,000 रुपये शामिल हैं। ठीक है साहब। डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेज में दोस्तों हमें कहा गया है कि डेप्रीशिएशन है 5,000 रुपये और गुडविल अमोर्टाइज्ड है 2,000 रुपये। इसके अलावा दोस्तों हमें कहा गया है अदर एक्सपेंसेज में रेंट है 10,000 रुपये का, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट है 3,000 रुपये का और प्रोविजन और टैक्सेशन है 8,000 रुपये के। इस तरह से अदर एक्सपेंसेज 21,000 रुपये के हैं। इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है दोस्तों पिछले साल का, यानी 1 अप्रैल 2016 का है 10,000 का और 31 मार्च 2017 का है 13,000 का। इसके अलावा रेंट पेबल है 2,000 पहले और बाद में 2,500 रुपये का। ट्रेड पेबल है दोस्तों पहले के 21,000 फिर 25,000। ट्रेड रिसीवेबल है 2016 के 15,000 और 2017 के 21,000। इसके अलावा इन्वेंट्रीज दोस्तों हमें दी गई है 25,000 और 22,000। अब दोस्तों हमें बुलाना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। तो आइए दोस्तों अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम वही लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। लेकिन दोस्तों आज हमने क्या पढ़ा है, अभी अभी हम क्या पढ़ के आए हैं उसका यहाँ पर यूज है, उसका यहाँ पर यूज होगा कि भैया नेट प्रॉफिट यहाँ पर दिया गया है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर दे रखा है 2,000 का, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें दे रखा है 2,000 का। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है कि एक तो अदर इनकम जो है ना उसमें एक इनकम टैक्स रिफंड शामिल है 3,000 रुपये का। तो दोस्तों मैंने क्या बोला था कि इनकम में शामिल कर रखा है, तो इसको दोस्तों लेस करेंगे, पहले लेस करेंगे। तो दोस्तों ये 3,000 रुपये लेस किए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अदर एक्सपेंसेज में एक दिया गया प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 8,000 रुपये के। तो प्रोविजन यानी एक्सपेंस मान के हमने लिख रखा है, तो ये दोस्तों हम वापस जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे ये दोस्तों मैं कारण बता ही चुका हूँ आपको। तो दोस्तों 8,000 रुपये तो प्रोविज़न इसमें जोड़ दिया जाएगा, जबकि दोस्तों जो इनकम हमने मान रखी थी इनकम टैक्स रिफंड की वो यहाँ पर लेस कर देंगे। तो 2,000 में जब 8,000 जोड़ेंगे ये होएगा 10,000 और 3,000 हम लेस करेंगे तो ये आएगा दोस्तों 7,000। तो दोस्तों जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होगा 7,000 रुपये होगा। दोस्तों जो हमें प्रॉफिट दिया गया है ना वो मत लिख देना आप, जैसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है क्वेश्चन में 2,000 रुपये, वो मत लिख देना, वो दोस्तों नेट प्रॉफिट नहीं है, उसमें एडजस्टमेंट करने होते हैं हमें। इसके अलावा दोस्तों हमें रिजर्व या डिविडेंड या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जैसा कुछ दिया नहीं गया है। तो दोस्तों ये हमारा फिर हो जाएगा नेट प्रॉफिट। ये दोस्तों कितना हमने निकाला है 7,000 रुपये। अब दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले क्या किया जाता है, नॉन कैश आइटम हम देखने वाले हैं। अब नॉन कैश आइटम जो हैं तो दोस्तों हमें दिया गया है एक तो डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेज। डेप्रीशिएशन दोस्तों हमें दिया गया 5,000 और गुडविल अमोर्टाइज्ड की गई है 2,000 रुपये से। इसका दोस्तों मतलब है कि गुडविल राइट ऑफ की गई है 2,000 रुपये से। तो दोस्तों ये दोनों एक्सपेंसेज नॉन कैश आइटम है, हमने कैश में कुछ भी पे नहीं किया है, लेकिन हमने दोस्तों नेट प्रॉफिट में से इसको माइनस किया था। तो दोस्तों ये यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा। एडजस्टमेंट फॉर हम दोस्तों लिखेंगे और दोस्तों उसमें लिखेंगे हम डेप्रीशिएशन के तो लिखेंगे 5,000 रुपये और गुडविल अमोर्टाइज्ड दोस्तों हम लिखेंगे 2,000 रुपये। इसके अलावा दोस्तों यदि देखा जाए तो नॉन कैश आइटम हमें कुछ दिखता नहीं है। और दोस्तों मैंने बोला था सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि डेप्रीशिएशन वगैरह मतलब नॉन कैश आइटम देख लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आइटम है, क्या कोई फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आइटम है, तो वो देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर जो अदर एक्सपेंसेज है ना दोस्तों उसमें एक चीज़ दी गई है। क्या दिया गया है दोस्तों उसमें, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट। कोई दोस्तों एक हमारा इक्विपमेंट था उसको हमने बेचा, तो दोस्तों हमें घाटा हुआ कितने का, 3,000 रुपये का। अब दोस्तों ये किससे संबंधित है, क्या ये ऑपरेटिंग का है या फाइनेंसिंग का है या फिर इन्वेस्टिंग का है। तो दोस्तों इक्विपमेंट क्या है, हमारी संपत्ति है, और हम जो इन्वेस्ट करते हैं ना, जैसे संपत्ति में इन्वेस्ट किया तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आती है। तो दोस्तों ये जो हमारा लॉस हुआ है, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट है 3,000 रुपये, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से दोस्तों संबंधित है। तो यहाँ पर दोस्तों लॉस मानकर हमने कम कर रखा है, तो ये दोस्तों हम जोड़ देंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट 3,000 रुपये जोड़ दिया जाएगा।
इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे यदि कोई प्रॉफिट भी है कि नहीं। तो अदर इनकम में दोस्तों एक और चीज़ दी गई है हमें, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितने रुपए की दोस्तों? 2000 रुपये की। अब दोस्तों ये प्रॉफिट भी जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का प्रॉफिट है, इसलिए दोस्तों इसको हम लेस कर देंगे। हमने प्रॉफिट मान के जोड़ रखा था तो इसको लेस कर देंगे। तो दोस्तों नेट प्रॉफिट में ये एडजस्टमेंट हमने किए हैं, डेप्रीशिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, गुडविल और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो दोस्तों 7000 में हमने डेप्रीशिएशन जोड़ा 12000, लॉस ऑफ सेल ऑफ इक्विपमेंट जोड़ा हमने 3000 रुपये, गुडविल जोड़ी हमने 2000 रुपये। तो 7 और 5 12 और 3 15 और 2 17,000 रुपये। उसमें से हमें प्रॉफिट लेस करना होगा मशीनरी का 2000 रुपये, तो ये हमारा आएगा 15,000 रुपये। ये क्या होगा दोस्तों? ये होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब दोस्तों क्या देखना होता है हमें? अब दोस्तों हमें देखना होता है करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दोस्तों हमें दिया गया है कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये दोस्तों बात का काम है, बाद में कहेंगे। ये रेंट पेबल जो हमें चुकाना था वो पहले दोस्तों 2000 था और बाद में 2500 रुपये हो गया। मतलब दोस्तों पहले हमें 2000 पे करना था रेंट, अब दोस्तों हमें पे करना है 2500 रुपये। मतलब दोस्तों हमने चुकाया ही नहीं, लेकिन दोस्तों हमने क्या किया कि प्रॉफिट में से ये एक्सपेंसेज मान के लेस कर दिया, लेकिन कैश में पे नहीं किया है। तो दोस्तों ये क्या किया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा। तो इंक्रीज इन रेंट पेबल वापस जोड़ देंगे हम कितने रुपए से? 500 रुपये से, जो कि डिफरेंस है। इसके बाद दोस्तों हमें दिया गया है ट्रेड पेबल, पहले 21,000 के थे, अब दोस्तों ये बढ़ के हो गए 25,000 रुपये के। मतलब दोस्तों कुल मिलाकर पहले हमसे लोग बाग 21,000 मांगते थे, आज हमसे 25,000 मांगते हैं। तो ये कहीं ना कहीं 4,000 रुपये और क्या है ये मान सकते हैं दोस्तों। हमने परचेज की होगी, हमने पैसा नहीं चुकाएगा, लेकिन हमने उसको खर्चा मान लिया और प्रॉफिट में से लेस कर दिया, तो ये भी दोस्तों 4,000 रुपये हमें वापस जोड़ना होगा। तो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल के नाम से हम जोड़ेंगे 4,000 रुपये। इसके बाद दोस्तों हमें कहा गया है कि ट्रेड रिसीवेबल पहले थे दोस्तों 15,000 और अब हो गए दोस्तों ये 21,000 के। मतलब दोस्तों हम किसी से पहले 15,000 मांगते थे, अब दोस्तों क्या मांगते हैं? अब 21,000 मांगते हैं। इसका क्या मतलब है दोस्तों? हमारी कोई ना कोई इनकम हुई होगी, लेकिन दोस्तों इनकम तो हो गई, पैसा हमारे पास कैश में आया नहीं। तो दोस्तों ये जो 6,000 रुपये बढ़े हैं हमें लेस करने पड़ेंगे। तो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल माइनस 6,000 रुपये। इसके बाद दोस्तों हमें कहा गया कि इन्वेंट्री पहले थी दोस्तों ये 25,000 की, फिर दोस्तों ये रह गई 22,000 रुपये की। मतलब पहले दोस्तों हमारे पास माल पड़ा था 25,000 रुपये का, अब दोस्तों माल पड़ा ये 22,000 रुपये। इसका क्या मतलब है दोस्तों? कहीं ना कहीं 3,000 रुपये का माल चल गया तो हमारे पास पैसा आया होगा। सिंपल सी बात है दोस्तों, पैसा व्यापार में आया होगा, तो दोस्तों ये जो है जुड़ जाएगा। तो ये दोस्तों लिखेंगे हम ऐड डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज 3,000 रुपये से। तो दोस्तों इस तरह हमारी करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ यानी वर्किंग कैपिटल का काम भी पूरा हुआ। तो ये दोस्तों हम जोड़ते हैं और लेस करते हैं, तो ये हमारा आता है 16,500 रुपये, जिसे कि दोस्तों हम क्या बोलेंगे? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन 16,500 रुपये। अब दोस्तों हमें देखना है इनकम टैक्स का हिसाब किताब। तो आइए दोस्तों अब ये देख लेते हैं हमें दोस्तों क्या क्या दिया गया टैक्स के बारे में। दोस्तों टैक्स के बारे में एक तो हमें दिया गया कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो था पहले 10,000 रुपये का था, अब दोस्तों था 13,000 रुपये का। मतलब 2016 में हमने जो प्रोविज़न बनाया था वो था 13,000 रुपये के लिए। फिर दोस्तों ये बढ़कर कितना हो गया है? 13,000 रुपये का। मतलब ओपनिंग बैलेंस इसका था 10,000 रुपये का और दोस्तों इसका जो क्लोजिंग बैलेंस था वो था 13,000 रुपये का। ठीक है साहब। इसके अलावा दोस्तों हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है कि प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन 8,000 रुपये का। मतलब क्या है दोस्तों कि शुरू में हमने प्रोविज़न बना रखा था 10,000 रुपये का, साल के अंत में है ये 13,000 रुपये का, जबकि वर्ष के दौरान भी हमने प्रोविज़न किया है 8,000 रुपये का। यानी 10 और 8 18,000 होने चाहिए थे ये टोटल साल के अंत में, लेकिन है कितने दोस्तों? 13,000। तो 18,000 और 13,000 का डिफरेंस मतलब 5,000 क्या है? 5,000 दोस्तों ये है कि उस प्रोविज़न में से हमने टैक्स पेड कर दिया, उस प्रोविज़न में से हमने टैक्स पेड कर दिया। और दोस्तों इसी को हम अकाउंट से भी समझ सकते हैं, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट। मतलब दोस्तों ओपनिंग था 10,000 और 8,000 रुपये का प्रोविज़न और किया गया, मतलब 18,000 रुपये हो गए। जबकि दोस्तों साल के अंत में वो कितना बचा है? 13,000 रुपये का और प्रोविज़न बचा है। यानी दोस्तों इसका क्या मतलब है कि 5,000 रुपये का जो डिफरेंस है ना, वो हमने टैक्स पे किया है। एक्चुअल में वो हमने टैक्स पे किया है। तो दोस्तों ये बाय बैलेंस बीडी के नाम से हमने 10,000 रुपये लिखा क्रेडिट साइड में, तो और प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से लिखेंगे हम 8,000 रुपये क्रेडिट साइड में, जो कि हमने प्रोविज़न बनाया था।
अब दोस्तों बैलेंसिंग फिगर करते हैं तो ये आता है कैश, वही दोस्तों बात है जो है मैंने आपको बताई है। ये कितना आएगा 5,000 रुपये। तो दोस्तों हम सवाल कहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन कितना आया था दोस्तों 16,500। अब इनकम टैक्स पेड, उसमें से इनकम टैक्स लेस किया जाता है, नॉर्मल सी बात है। तो इनकम टैक्स कितना पे किया दोस्तों, मैंने बताया आपको 5,000 रुपये से हमने इनकम टैक्स पे किया, तो 5,000 रुपये लेस किए जाएंगे। और दोस्तों और हमें एक इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि इनकम टैक्स रिफ़ंड 3,000 रुपये का हमारे पास रिफ़ंड आया था, तो वो दोस्तों हम वापस जोड़ देंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, तो 16,500 में से 5,000 घटाएंगे, ये आएगा दोस्तों 11,500। 11,500 में से 3,000 वापस हम जोड़ेंगे, रिफ़ंड है क्योंकि हमारा ये। तो ये दोस्तों आएगा 14,500 रुपये नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इस तरह दोस्तों ये सवाल भी हमारा पूरा हुआ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।